इस ट्रेनिंग को ऑफिशियली शुरू करने के साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से आप सभी का कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। ये ट्रेनिंग डिजिटल लिटरेसी के टॉपिक को लेकर के की जा रही है। इस ट्रेनिंग में नेहरू युवा केंद्र सीकर की तरफ से ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे पार्टनर्स कहें, हमारे सहयोगी कहें तो उनमें से एक तो मॉडल कैरियर सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार निदेशालय विभाग से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथी हैं। साथ ही एनजीओ पार्टनर्स हमारे वेदांता फाउंडेशन की ओर से जो नंद घर प्रोजेक्ट चल रहा है सीकर जिले में, वहाँ के साथी हैं। उन्हीं के साथ हमारे ह्यूमाना फाउंडेशन, युवा मदद, इस तरीके से ये दो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य भूमिका हमारी इस ट्रेनिंग में जिनकी है वो ऑर्गेनाइजेशन है वोडाफोन फाउंडेशन और लर्निंग लिंक्स इंडिया। इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राहुल जी चौहान और शिवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मॉडल कैरियर सेंटर से नितिन जी व्यास और ह्यूमाना से और अपना आनंदगढ़ जो प्रोजेक्ट है उससे रोहित जी एम उनकी टीम जुड़ी है। और साथ ही हमारी हेलो हेलो जी हेलो सभी लोगों माफी चाहूंगा कि नेटवर्क की दिक्कत के कारण मेरा एक जिसमें मैं यूज कर रहा था वो बंद हो गया था। चलिए अब मैं फिर से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और सभी जो साथी जुड़ चुके हैं को और इंतजार न करवाते हुए हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। शिवानी जी। जी सर। जी सर। जी राहुल शुरू कर दीजिए ट्रेनिंग। जी आपने वो डिसेबल कर दिया एनोटेशन? जी सर मैं कर दिया है। अभी बस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और फिर जी बिल्कुल आप एक बार शुरू करें। फिर के बारे इस बीच में मैं जैसे मैं बता रहा था सभी साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन जी व्यास हैं, शिप्रा जी गुप्ता है जो यूएन वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन से हैं। हमारे साथ राहुल जी और मैडम का तो आपको बताई दिया कि ये मेन हमारी ट्रेनिंग करवाने वाले ही साथी हैं। और रोहित जी जुड़ चुके हैं और अब हम सब लोग मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई चीज सीखने की शुरुआत करते हैं जो आप युवाओं के लिए बहुत काम की होगी। अब मैं बहुत बीच में नहीं आऊंगा, ऑलरेडी हम शायद 4 से 5 मिनट डिले कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं इनके साथ ट्रेनिंग की शुरुआत और मैं आपको बहुत जल्दी इसका एक सर्टिफिकेट लिंक यहाँ शेयर करूंगा ताकि आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। चलिए सर आप शुरू करें। जी सर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से सर ने बताया कि हुमाना है, वेदांता है और भी एक दो वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन है, हमारा लर्निंग लिंक्स इंडिया फाउंडेशन है। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आज इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है और काफ़ी हमारे दोस्त भी, जैसे कि मैं पार्टिसिपेंट्स की जो देख रहा हूँ, काफ़ी दोस्त भी जुड़े हैं। सभी को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल लिटरेसी का जो भी आपका एजेंडा आज का था,
इसके बारे में शिवानी जी जो दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ी हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगी। लेकिन सबसे चीज ये कि आप लोग को महत्व है किस से देते हैं और हमारा आवश्यकता नॉलेज को सही प्रारूप देगा कि हम अगर हमें जरूरत है सीखने की या उसको समझने की तो ही उससे कुछ अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और एक जैसे कि किसी ने मान लिया कोई भी हमारा बैठा है कि नहीं मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंफॉर्मेशन के तरीके से सही तरीके से जानकारी लेने की, क्योंकि डिजिटल का जो वर्ड है एक बहुत छोटा सा है, लेकिन आज पूरी डिजिटल है ना, माइंड पूरे वर्ल्ड को इसने कवर किया हुआ है। आप सभी जो सर्विस है सब कुछ आप इससे ले सकते हैं। तो शिवानी जी जो हैं इसके ऊपर जो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर आपको बताएंगी। मैं शिवानी जी आपसे शेयर कर रहा हूँ अब इसको अपना है वो शेयर कर लीजिए। शिवानी जी जी राहुल जी। जी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए जी आप, और वो ठीक है, मैं मोर कर में जाके डिसेबल कर दीजिएगा उसको। पहले स्क्रीन शेयर करूँ ना? हाँ जी, आपका पीपीटी शेयर कर लीजिए। मैं कर ले रही हूँ। एक सेकंड। राहुल स्क्रीन आ रहा है मेरा? जी ठीक है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में के पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानेंगे, जिसको हम वित्तीय साक्षरता कहते हैं। ठीक है तरुण जी? हाँ हेलो। मैम शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जी मैम। क्योंकि डिजिटल लिटरेसी पे डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे, पहले हम वित्तीय साक्षरता को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाना चाहेंगे। राहुल जी आवाज आ जी रही है मेरी शिवानी ना? जी। ठीक है। हाँ मैं सारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो उनको धन्यवाद कि आपने पेशेंसली हमें सारे सेटअप को तैयार करने दिया, और जो लोग भी शुरू में जो कुछ कर रहे थे वो भी इशू जो था वो ठीक हो गया है। तो अब हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे आप, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वित्तीय साक्षरता एक ऐसी साक्षरता है जो कि हर जगह से हमें नहीं मिल पाती है। हम इसके बारे में ज्यादा कहीं बात भी नहीं करते हैं। जैसे हम शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, किसी किताब के बारे में या पढ़ाई लिखाई के बारे में, वैसे हम वित्तीय साक्षरता जो कि पैसे के लेन देन से जुड़ा होता है और फाइनेंस मैनेजमेंट के तरफ से ये जुड़ा होता है, इसके बारे में हम हर लोगों से खुल के बात नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो साक्षरता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वित्तीय साक्षरता है क्या? देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट जो हमारे पास अभी, आप कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कई लोगों के पास पैसे की कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो ये जो चीजें होनी थी वो पहले से कोई हम तैयार नहीं थे कि हमारे जीवन में ऐसे भी चीज हो सकती है कि बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा और हम काम पर नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा या हमारी नौकरी छूट जाएगी या जो छोटे मोटे रोजगार हैं वो भी बंद हो जाएगा। इसके लिए हमारी मानसिक तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और ये पूरे विश्व में नहीं थी। भारत की तो दूर की बात है, पूरे विश्व में नहीं थी। तो जब हम इस चीज से आघात हमें पहुंचा कि हम ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां कई लोगों की काम छूट गई हो, आप सारे लोगों ने सुना होगा, वो लोग
थोड़ा सही से सरवाइव कर पाए, मतलब जी पाए और उतनी घबराहट में नहीं आए, जिनके पास पहले से कुछ बचत था। ठीक है। अब ये बचत क्यों था? क्योंकि वो पहले से एक तरह से उनको कहा जाए कि पहले, हेलो राहुल, जी आवाज आ रही है? जी आ आ रही रही है है ना? आवाज। हाँ हाँ। तो पहले से वो कहीं ना कहीं साक्षर थे, अवेयर थे, चीजों को लेकर जानकार थे, जिसकी वजह से वो उतनी ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आई जितने कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बस पैसा आया और खर्चे कर देते हैं। वित्तीय साक्षरता में सबसे पहला जो हमारा है वो ये है कि हम आय व्यय का ब्यौरा कैसे तैयार करें, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और ये करने के बाद हम अपने पैसों को बचत कैसे करें। एक तो लोगों में भ्रांति है कि हमारे पास तो भाई इतने पैसे हैं नहीं, ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो बचत कहाँ से होगी। तो इस चीज से आप अपने आप को ऐसी सोच से दूर रखें अपने आप को। मैं यहाँ पे कहूंगी, अगर आपकी मंथली, मैं मासिक कमाई करी हूँ 5,000 रुपए भी है, तो आप अपने घर के खर्चे, चीजों को, बजट को इस तरह से बनाए ताकि हमारा कम से कम 500 रुपया या मिनिमम 300 रुपया भी हर महीने हम बचत कर लें। और इसके लिए आपको एक वित्तीय डायरी की जरूरत पड़ेगी। मैं समझती हूँ कि हर लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं कि हाँ मोटा मोटी कि हमने ये खरीदा वो खरीदा। अगर आप रेगुलर तरीके से आप उसको बनाते हैं और ये बनाकर उसकी हर महीने के अंत में एक बार देखते हैं कि हाँ हमने क्या क्या पे खर्च किया, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि आप कहाँ पे जो आपकी जरूरत नहीं थी उस पर भी आपने खर्च कर दिया, और उस जरूरत पे अगर आप खर्च ना किए होते तो पैसा और ज्यादा सेविंग कर लेते। ये अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कभी भी सिचुएशन फाइनेंशियल अगर अब आगे कुछ ऐसा हो तो हम उसमें पूरी थोड़ा थोड़ा क्या बहुत हद तक संभल कर रहेंगे कि हाँ हमारे पास कुछ पैसे हैं, अगर आज नौकरी चल गई 2 महीने बाद 3 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 2-3 महीने तक हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी इस पहली ये जो स्लाइड है दूसरी, मैं इसको इस स्लाइड को दिखाऊंगी। इसमें आपने एक संवाद देखा होगा। हमने कई ट्रेनिंग पे हम बोलते हैं कि संवाद ऐप आप डाउनलोड करें, और राहुल जी भी शायद आप लोग के साथ बात करते होंगे कि संवाद ऐप डाउनलोड करें। ये संवाद ऐप है क्या, ये मैं आपको जानकारी दूं। संवाद ऐप हमारा जो ट्रेनिंग का 9 मॉड्यूल है उसका पूरा इसमें डिटेल वीडियो में है। और इस कभी भी अगर हमने आपको ट्रेनिंग दे दी है, कुछ ऐसी बात हो जो हमसे छूट गई हो या फिर आपको याद ना हो, आप ये जब 9 मॉड्यूल पे जाएंगे, अलग अलग सत्र को देखेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको वो सारी जानकारी प्राप्त होगी जो शायद आप पहले से नहीं जानते थे। जैसे मैं कहूँ कि मैं वित्तीय साक्षरता का ट्रेनिंग करने लगी थी, तो मुझे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं बहुत अवेयर नहीं थी, लेकिन जब मैंने किया और उसमें गवर्नमेंट स्कीम की स्टडी करने लगी, तो कई लोगों को मैंने बताया, उनको फायदा भी हो रहा है। और मैंने भी कुछ पॉलिसी जो है इनकी सरकारी पॉलिसी, वो हमने जीवन ज्योति योजना का वो हमने लिया। तो आमतौर पे हम जो है वो इस तरह की बात को सोचते नहीं है या जानते नहीं है। सही बात ये है, हम जरूर देख लेते हैं टीवी पे या किसी डिबेट में कि सरकार अच्छा काम करी है, सरकार के पास ये योजना है वो योजना है, तो हम समझते हैं अच्छा ये तो गरीब लोगों का है। लेकिन आम आदमी के लिए भी हमारे देश में क्या क्या स्कीम है, योजना है, ये हमें देखने की जरूरत है। कुछ सरकार कुछ अपनी स्टेट वाइज होता है, कुछ जो है वो सेंट्रल, मतलब कुछ केंद्र सरकार के होते हैं कई सारे योजनाएं, और कई सारी योजनाएं सरकार की अपने राज्य सरकार की भी होती है। तो वो दोनों देखने की जरूरत है। इस संवाद में ऐप में आप वित्तीय साक्षरता के जो 9 मॉड्यूल है उसको आप संवाद ऐप डाउनलोड करें, और उन सारे को आप स्टेप बाय स्टेप जाए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं 10 भाषा में है संवाद ऐप। तो आप हर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाओं में है। आप जो भी भाषा होगा उसको सेलेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब जैसा कि हम इसमें ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मोबाइल एंड नेट बैंकिंग।
मोबाइल और नेट बैंकिंग जो है वो डिजिटल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं आना चाह रही थी कि आपको मैं डायरेक्ट डिजिटल लिटरेसी बोल दूं तो एक बहुत भारी भड़कम शब्द हो जाएगा और शायद लगेगा अच्छा ये डिजिटल लिटरेसी मतलब हमने मोबाइल चलाना सीख लिया, हमने लैपटॉप चलाना सीख लिया तो हमें आ गया। ये जरूर है कि आपको डिजिटल लिटरेसी के लिए मोबाइल आना चाहिए, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, इस तरह के काम को आपको आना चाहिए कि कैसे हमें मेल करना आना चाहिए, हमें नेट बैंकिंग से हम कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं अपने पास, ये सारे फंक्शन को बताता है। मैंने यहाँ डिजिटल लिटरेसी को इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। डिजिटल लिटरेसी जो है वो एक तरह एक ऐसा टेक्नोलॉजी को हमें देता है जो हम इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पे देखिए टैबलेट्स है, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये इसके थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, और कई सारे इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को भी हम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है हमारा डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। हमने यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी को लेकर मोबाइल एंड बैंकिंग नेटवर्क आपको हम दिखा रहे हैं। मोबाइल एंड बैंकिंग नेटवर्क इसलिए हम दिखा रहे हैं कि जैसे मोबाइल में टैबलेट्स है, ये स्मार्टफोन है, ये सारे चीज आ जाते हैं। बैंकिंग नेटवर्क हमारा डिजिटल लिटरेसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों? आप बैंक का, अगर जो भी बैंक है, जैसे सपोज कीजिए मुझे बैंक खुलवाना है, बैंक में अपना अकाउंट्स खुलवाना है आज की तारीख में, क्या मैं सिर्फ बैंक जाकर ही अकाउंट्स खुलवा सकती हूँ? कोई जवाब दे सकते हैं कि और ऑप्शन है हमारे पास? हेलो राहुल जी, आ रहा आवाज आपका? हाँ, कोई अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि सारे लोग तो म्यूट है ना शायद। तरुण सर ने अच्छा, किया। मैं इनको अलाउ कर देते हैं अभी पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने का। यदि कोई जवाब जैसे पूछा जाए तो आप सारे एक साथ नहीं, कोई भी एक दो व्यक्ति जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सर, हम बिगर बैंक गए भी अपना अकाउंट नेट बैंकिंग से खोल सकते हैं। बाकी लोग प्लीज इसको अपना अनम्यूट कर दें। एक बार सब लोग अनम्यूट कर दीजिए, तो वापस होने सबको कर दिया म्यूट। मैम आप शुरू कर दीजिए प्लीज। अब ये कुछ डिस्टर्बेंस आई गई थी। सकते तो तेरी कॉपी को मैंने कर ली होगी। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही, शायद आप भी म्यूट हो गए लगता है। सॉरी, हाँ अब मैं म्यूट हो गई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अब आप जो है बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, हम जिस समय में हमने बैंक अकाउंट खोला था उस समय में हमें बैंक जाकर ही डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमें बैंक में जमा करके हमें हमारा अकाउंट खुला है। हमारा नेट बैंकिंग से अकाउंट नहीं खुला है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट का या घर में जो मेरे कजन सिस्टर वगैरह हैं वो अगर बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाह रही हूँ तो मैं लैपटॉप से भी उनका नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक को सेलेक्ट करके उनका जो है वो अकाउंट्स ओपन कर सकती हूँ। मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए जो बैंक अकाउंट खुला था उसमें मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू ही खोला था, बट इसमें हमें बहुत सेफ और सुरक्षित भी अपने आप को रखने की जरूरत है। जिस बैंक को आप लिंक कर रहे हैं क्या वो बैंक का सही लिंक है, ये जरूर आप देखिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे बैंक है, मैं आपको बता दूं, जिनका डुप्लीकेट लिंक्स भी है। क्या तरुण जी मैं सही हूं ना इस बात पे? यस मैम। हाँ, तो आप बस ऐसे नहीं कि हमने बताया है कि आप किसी भी बैंक को लिंक को क्लिक कीजिए और वो आ जाएगा और अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल फोन सारा उसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मत ऐसा कीजिएगा।
जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू लिंक ओपन करते हैं, बैंक का वो लिंक खुलता है, उनसे एक बार आप बात कर लीजिए, इंटरेक्शन कर लीजिए, या फिर जो भी बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, उसके कस्टमर केयर पे जाकर आप बात कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल को अगर कोई भी ऐसा बैंक कहे कि नहीं आपने मेरे में तो अकाउंट्स के लिए लिंक किया नहीं था, खोला नहीं था, तो आपके पास जो कस्टमर केयर जब आप करते हो तो वो रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो हमेशा के लिए प्रूफ होता है। उस प्रूफ को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। जैसे हम कोई भी चीजें कर ले, चाहे हम अपने व्हाट्सएप से कोई मैसेज डिलीट कर दें, लैपटॉप से भी कर दें, तो भी रिकवर हो जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब अकाउंट्स हम यूज कर रहे हो, उसमें अगर हम कुछ भी हमने ऐसा कुछ कर दिया है जो कि वो सही नहीं है, तो और फिर हमने डिलीट कर दिया हो, तो कहीं ना कहीं वो जाकर स्टोर हो जाती है और जब आपके सिस्टम से वो कभी भी निकाला जा सकता है। हम सोचते हैं कि चलो हमने ये फोटो डिलीट कर दिया, हमने सोचा अरे ये हमने डेटा डिलीट कर दिया, तो ये बहुत बड़ा एक मिथ्या है। डिलीट जो क्या है, एक बड़ा मिथ्या है, झूठ है एक डिलीट। डिलीट एज सच हम अपने अकाउंट ये इससे हटा देते हैं अपने सिस्टम से या मोबाइल से, बाकी वो कहीं पे स्टोर है, कहीं से हटता नहीं है, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा। तो इसलिए जब आप अगर बैंक अकाउंट का लिंक ओपन कर रहे हैं तो आप एक बार कस्टमर केयर में उनके बात कीजिए कि मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, सेविंग अकाउंट्स खोलना चाहता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं कैसे आधार कार्ड को और इसको लिंक करके आपके पास भेजूं, ये बताइए। दूसरा, जब आप डॉक्यूमेंट उनके देखिए डिजिटल लिटरेसी में ये सब, ये तो हेलो 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 हाँ, मुझे बिल्कुल साइलेंट हो जाता है ना, तो लगता है कोई सुन नहीं पा रहा है या मैं बोली जा रही हूँ, ऐसा कुछ फील हो जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि डिजिटल लिटरेसी ये एक वर्ड है जो सारे नेटवर्क सिस्टम और जो गजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट जैसे जो माध्यम है नेट बैंकिंग का, ये नेटवर्क का, उसको उससे रिलेटेड है। अब उसके सिस्टम को ही मैं समझा रही हूँ आपको। उसी तरह अगर हमने उससे आधार कार्ड, कहीं पे आप गए KYC के लिए, हमें आधार कार्ड देना है, तो आप जिस भी बैंक के लिए दे रहे हैं, जिस काम के लिए भी दे रहे हैं, पहले एक फोटो कॉपी कीजिए, उस पेपर पे लिख दीजिए कि ये सिर्फ ये आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो सिर्फ HDFC बैंक में खाता खोलने के लिए ही मैं इसको शेयर कर रही हूँ, और फिर उसके बाद उसको स्कैन करके तब आप बैंक को भेजें। क्योंकि जब आप स्कैन करके इस तरह से लिखे डॉक्यूमेंट को भेजेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट और किसी काम के लिए इस्तेमाल या यूज नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। तो ये जरूर रखें कि ये नहीं कि हाँ लाइए आप अपना बैंक का आधार कार्ड दीजिए, हम आपका लिंक कर दें, उन्होंने फोटो कॉपी किया और रख लिया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि बैंक आपको सिक्योरिटी, कोई भी बैंक आपको ये सिक्योरिटी नहीं दे रहा है कि हाँ ठीक है, अगर कल को आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, किसी कारण आपने OTP शेयर किया और नहीं भी करते तो भी लोग अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई आपने तो मुझे ये ऐसा दिया ही नहीं था कुछ, कि हाँ बस इसके इसी पर्पज से, हो सकता है आपका कहीं किसी ने और निकाल के यूज कर लिया हो। तो ये सारी चीजों से आप अपने आप को अवेयर कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लेकिन हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है और हमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। स्मार्टफोन क्या है, वो जस्ट हमारा क्लोन है, मतलब हम उसमें हैं। ये आप सोचिए, अगर मैं हूं, मैं अपनी सारी बात किसी को बता रही हूं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उसका सही है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा वीकनेस या कुछ भी किसी पॉइंट में मैं वीक हूं तो मेरा उसका फायदा भी उठ सकता है और वो बहुत भयानक हो सकता है। उसी तरह मोबाइल है, अगर आपने मोबाइल में सारे डिटेल रखे हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जागरूकता, उसके लिए आप अवेयर नहीं है, तो इसका, ये आपका एक वीकनेस है, इसको आप समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है और इसका फायदा कोई भी उठा सकता है। और खुद मेरे घर में हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारे घर में ही एक रिलेटिव ने को शाम को फोन आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा, अच्छा इतनी बोला कि आपका ना जो है वो बैंक के अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, आप OTP बताओ। उन्होंने OTP बता दिया और उनके अकाउंट से सारे पैसे चले गए।
और उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि शाम के 6 बज रहे हैं या 5:30 बजे बैंक ये क्यों फोन करके मुझे इस तरह से बोलेगा। इसके लिए तो मुझे वो बैंक फोन पे बोलता ही नहीं है ये सब। बैंक तो सीधे अकाउंट आपको मेल, या फिर हो सकता है अगर फोन भी किया हो कस्टमर केयर से तो वो ऐसे कामों के लिए वो आपको बुलाता है, वो नेट के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू वो नहीं ठीक करता, आपको उसके लिए विजिट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अपना माइंड ओपन करने का, फिर उनके पैसे चले गए और वापस नहीं आए। बैंक वाले ने भी कहा कि आपने तो ओटीपी शेयर किया था भाई, तो हम कैसे मान ले कि आपने ओटीपी शेयर नहीं किया था और आपका पैसा जो है वो आपने नहीं निकाला हो और कह रहे हो कि किसी ने निकाल लिया हो। मेरे साथ हुआ कि मैंने कार्ड को स्वैप किया एटीएम में और 2 बार स्वैप किया, तो एक बार अमाउंट नहीं आया, दूसरे बार में आ गए, और दोनों बार वो अमाउंट जबकि कट गए थे वो मैसेज आया था। मुझे लगा कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद रिफंड हो जाता है, अकाउंट्स में ही आ जाते हैं। ऐसा 1-2 बार हुआ है मेरे साथ। उस दिन नहीं हुआ, 2 दिन तक मैं वेट करती रही, नहीं हुआ, अकाउंट में वापस पैसे नहीं आए। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, उन्होंने मुझसे सारा कुछ पूछा, आप कितने बजे गए थे, टाइमिंग पूछा कि कौन से एरिया में आपने विजिट किया था, किस एटीएम पे थे, बैंक का कौन सा एटीएम था। हम कई बार ये गलती करते हैं, जब हम बैंक में एटीएम में एंट्री करते हैं तो हम ये भी नहीं देखते किस बैंक का ये एटीएम है, बस एंट्री किया, कार्ड स्वैप किया, निकाला और हम बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद कोई बोलेगा अरे एटीएम से निकाला था, अरे वहां पे कौन सा एटीएम से निकाला था, अब ये एटीएम ये था या ये था, याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ आपका। तो कस्टमर केयर आपको हेल्प नहीं करेंगे, कहेंगे अच्छा आप इतने कंफ्यूज हो कि आप किस एटीएम से निकाला था। इसलिए जब आप जाते हैं एटीएम तो आप किस एटीएम से, किस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और टाइमिंग क्या है वो जरूर नोट करिए, याद रखिए दिमाग में। कुछ भी हो जाते हैं तो तुरंत ये 2-3 चीजें वो पूछते हैं, जिससे वो जान जाते हैं कि आपने ही पैसा निकाला था और क्या दिक्कत आई है। फिर वो कस्टमर केयर से करके 1 वीक के अंदर उन्होंने मेरा पैसा ट्रांसफर किया कि हाँ आपने पैसा नहीं निकाला था, आपने कार्ड जरूर स्वैप किया है और ये मैसेज भी नहीं आया। लेकिन हमने जब कस्टमर केयर के थ्रू, उसने कहा हमने जब 3 दिन तक इसको थॉरोली चेक किया कि ये क्या क्या दिक्कतें आई हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ये पैसा ही जो है वो नहीं, किसी कारणवश, टेक्निकल कारणवश वो पैसा नहीं निकल पाया था। तो मैं अवेयर थी, मैं टाइमिंग को लेकर और ये कौन सा एटीएम है, ये सारी चीजों से मैं अवेयर थी। ठीक है शिवानी जी, मैं ये जी, कह रहा था कि एक बार आपको मेरे कुछ इसमें शेयर करना है, आप स्टॉप कर दीजिए, मुझे इसको कर स्क्रीन दूं? शेयर करना। हाँ, एक बार आप ठीक है, स्टॉप कर दीजिए, तो आप बाद में इसी यहीं से चला लीजिएगा आप। मिनिमाइज कर दूं, इसको मिनिमाइज कर दूं नहीं, स्टॉप या करना फिर? पड़ेगा वो आप। ठीक है ठीक है, चलिए कर दिया मैंने। जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? अभी नहीं आ रहा है राहुल, फिर से एक बार की। हाँ अब आ गया। जी, तो दोस्तों, जैसे शिवानी जी ने बताया कि काफ़ी सारी डिजिटल को लेकर के भी हैकिंग वगैरह होती है और भी जैसे फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो उनसे अवेयर रहना ही चाहिए। और जैसे कि आपका कंटेंट था ना डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, तो सबसे चीज़ बड़ी, जैसे शिवानी जी ने बताया कि आपका जो सबसे पॉकेट में ही रहने लग गया है आपका डिजिटल जो है, जैसे कि मोबाइल के रूप में कंप्यूटर है, जैसे मैंने अभी एक स्क्रीन आपको शेयर की है, एक लैपटॉप है, और इसका कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, डेस्कटॉप हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से हम इस चीज़ की जो कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल जो शब्द है, इसको सबसे बड़ी मजबूती देता है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हम पूरे विश्व से एक जगह से दूसरे कोने तक जुड़े हुए हैं। आप अपने घर में बैठे हुए ही, जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल स्मार्टफोन जो आपका है, उसमें वीडियोस देखना, मूवीज देखना, गाने सुनना, आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आप वहीं अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो ये सारा जितना पावर आज आपके पास में है, वो इस डिजिटल जो इंटरनेट है उसी का देन है। और आज का जैसे जो युग है, जैसे कि मैंने ये डिस्प्ले लगाया है, इसमें देखिए आप कि एक लैपटॉप के माध्यम से ईमेल का हो गया है, मूवी, ईमेल, फोटोज, और भी हम न जाने कितना सारा इस पे वर्क कर सकते हैं जितना कि हम चाहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों को काम में लेने का हमें कौन माध्यम देता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब सर्च करते हैं, या मान लीजिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी चीज़ को हम सर्च करें, तो हमें
सबसे बड़ा एक माध्यम होता है कि जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के बगैर हम कोई भी सर्च नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। अगर किसी व्यक्ति को जरूरत होती है कि भाई मेरा ये काम है, मैं इस तरीके से इस काम को लूं, तो किसी भी वेब पेज को देखने के लिए आपको ब्राउजर की आवश्यकता होगी। आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें कि भाई आप कोई भी सर्च आपको करना है तो उसका माध्यम होना जरूरी है। और वो माध्यम ये है कि हमारे पास में ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर भी अनेकों प्रकार के हैं, ब्राउजर भी अनेकों प्रकार के हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आज जैसे आप सब लोगों ने शिवानी जी, आवाज आ रहा होगा ना मेरा आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है आवाज सही है। तो मैं एक सबसे बड़ी चीज जी मैं सभी दोस्तों को जो मेरे पास इसमें हम कनेक्टेड हैं, सब लोग इस डिजिटल का जो पावर है आप अपने पास में देखिए कि अब इस जो करंट टाइम चल रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं। एक ऑनलाइन सेमिनार हम लोगों ने अटेंड किया हुआ है, ना जाने कौन कहाँ किस कोने से बैठा है। जैसे शिवानी जी दिल्ली से हैं, हमारी वेदांता से और भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो आप लोग इस वक्त माने तो एक दुनिया के हर एक अलग अलग कोने से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किसी के सोशल जो भी हमारा प्रोग्राम है इसको देखते हुए, और हमारे बीच में किसी में जो किलोमीटर में अगर मैं दूरी मानूं तो किसी में 100 किलोमीटर है दूरी, किसी में 300 है, किसी में 500 है। लेकिन आज इस डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, हम सभी लोग एक हो गए हैं। और आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो डिजिटल लिटरेसी काम है या जो डिजिटल जो वर्ड है हमारा इंटरनेट काम है, वो आज लॉकडाउन हुआ जो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, ये देखिए। जो आपके दिमाग में यही आएगा कि घर बैठे शिक्षा लेने, और ये ऐसा से हम ऑफिस की भी बात करें, इससे भी इसी तरह दूसरी ये है कि आज का टाइम जैसे जो होंगे ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, जैसे कि आज हमारा कह रहे हैं जो ऑनलाइन, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक ऐसी मीटिंग जो सिर्फ वेब के माध्यम से ही है, इंटरनेट के माध्यम से है, ना कि आप हम सब जुड़े हैं ओके अराउंड में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे समक्ष नहीं है, बैठे हुए हैं सभी लोग, ना जाने 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी के बावजूद हम एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, और उसकी ताकत तो डिजिटल। तो इन डिजिटल का वर्ड भी इतना मतलब एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी महत्ता को समझना जरूरी है। आपने आज देखा जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब हेलो राहुल। हेलो राहुल। हेलो राहुल। राहुल जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर हो रहे हैं रिकनेक्ट। हाँ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद कोई नेटवर्क इशू है। हाँ जी सर, यहाँ पे भी बारिश हो रहा है तो इसकी वजह से नेट प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि इंटरनेट की वजह से ही हम आज यहाँ लोग जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसका पावर समझना होगा। आज अगर हम एक चीज अगर कुछ टाइम पहले जाएं तो बहुत से एग्जाम ऐसे होते थे जिनका फॉर्म हमें किसी दुकान से जैसे हार्ड कॉपी में ही लेकर के हमें खरीदना होता था। वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क देखिए। हाँ। तो उसकी वजह से क्या है, ये काफी सारी प्रॉब्लम हुई। और शिवानी जी, यहाँ पे क्या बारिश हो रहा है, इसकी वजह से ब्रेक हो रहा है वॉइस। तो मैं ये कह रहा था कि हेलो, आवाज आ रहा है शिवानी जी? हेलो हेलो। क्योंकि नेटवर्क में ये इश्यू भी आते हैं कि पूरी मीटिंग में सबके अगर
कैमरा ऑन रहेंगे तो थोड़ा इसकी पैकेट्स जो जाते हैं डेटा के, आप लोग जो प्लीज बैठे हैं तो इनका कैमरा हाँ। तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि आप इंटरनेट की वजह से ही हमारा जो सारा जो हमारा काम है, वर्क है, वो सब बदल गया है। पुराने टाइम में हमने देखा होगा कि एग्जाम फॉर्म होते थे, हम बाजार से लेकर के आते थे, उसको हाथ से फिल करना, फिर उसको सबमिट करवाना, फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसको डाक करवाना, और फिर वो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता था या एग्जाम जो फॉर्म होता था वो बाद में वहां पर पहुंच करके उसका प्रोसेस होता था। लेकिन आज डिजिटल की वजह से सारा प्रोसेस जो है वो हमारे हाथ में है। जब चाहे ब्राउजर पे जाकर के उस लिंक को हम ओपन करते हैं, जिस तरीके से अभी ने ओपन किया है, और हम जूम मीटिंग के द्वारा इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हम कंप्यूटर कोई बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज एक कंप्यूटर की नॉलेज पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हुई है, क्योंकि लोगों का लगाव इसके प्रति इतना है कि हर व्यक्ति कंप्यूटर सीखना चाहता है। जिसमें मान लीजिए चाहे वो सीखने के बाद में उसको चाहे अपना कम्युनिकेशन के लिए ही काम में ले। कम्युनिकेशन का मतलब मेरा ये था कि आपका जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाना, ये सारा मामला डिजिटल का ही है। और सबसे जो मैं चीज बता रहा था, काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन अगर आप लोग उन पे नोट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। और सबसे लोकप्रिय जो आपकी जो कंप्यूटर पे काम करने का जो है वो कम्युनिकेशन यानी कि संचार ही है। एक जितना ज्यादा कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन पॉपुलर है यानी कि प्रसिद्ध है एक प्रक्रिया, वो उससे क्योंकि सभी लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए या जो भी हम कर रहे हैं, एक ये भी कम्युनिकेट ही है। हमारा जो ऑनलाइन बैठक है ये प्रक्रिया है कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन हम देखें तो आज एक दूसरे से हमारा बात हो रहा है और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि ये भी कम्युनिकेशन ही है। सबसे लोकप्रिय जो प्रक्रिया है कंप्यूटर की वो हमारी यही है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। तो दूसरा चीज कह रहा था कि इंटरनेट के माध्यम से कि जैसे हमारा काफी सारा इस पे ईमेल वगैरह हैं, बहुत सारा इतना वर्क कर पाते हैं कि जैसे ऑनलाइन स्टडी हो जाता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, और भी वेब ब्राउजर पे जाकर के हम हमारा अगर कोई बिजनेस है छोटा सा तो उसकी वेबसाइट वगैरह को भी हम चेक कर पाते हैं। बहुत से लोगों ने डिजिटल जो बैंक इंटरनेट बैंकिंग है या जो डिजिटल चीज है इसको अपने बिजनेस से जोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि पहले जो हम शॉपिंग करते थे वो एक सिर्फ हमारा दुकान से दुकान जाकर के, ये हमारा जो भी कपड़े हैं या शूज वगैरह हैं या कोई भी दैनिक जीवन की जो चीजें हम खरीदते थे वो सिर्फ दुकानों से होता था। लेकिन आज डिजिटल ने इतना पावर दिया है कि वो सारी जो चीजें हैं आप अपने घर पे बैठे अपने आप उसको चीज को देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, फिर उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका घर बैठे। तो इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया है और इसकी महत्ता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारा समय आने वाला है पूरा इस डिजिटल के ऊपर ही वो तय होगा कि किस प्रकार से हम इसको कितना एक्सेस करते हैं, कितना इसके बारे में जानते हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे स्कूल हैं बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाया है क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस मिस ना हो जाए इस वजह से भी। और बहुत सारा हमारा जो मटेरियल है इससे रिलेटेड है। दूसरा एक चीज और कह रहा है, मेल वगैरह कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में ईमेल के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। वैसे भी काफी मेरे दोस्त हैं जो ईमेल भेजना जानते भी हैं। जैसे कि एक ईमेल क्या है कि एक सबसे पहले तो ईमेल काम में लेने के लिए हमें आईडी चाहिए होता है जी। जो भी हमारा मेल है उसका एक एड्रेस होता है कि अब एड्रेस का मतलब ये है कि जैसे हमारा फोन नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 9 10, ये हमारा मोबाइल नंबर अगर किसी के पास है तो ही वो हमें इस नंबर को डायल करेगा और हमसे बात कर पाएगा या हमें मैसेज भेज पाएगा। उसी तरीके का एक ईमेल प्रोसेस है जो इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का ये है कि उस पे भी बहुत सारे ईमेल के ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं हॉटमेल, जीमेल, काफी सारे हैं, याहू वगैरह, बहुत से लोगों के अलग अलग सभी इन चीजों पे अपना ईमेल आईडी बना करके रखते हैं। वो एक एड्रेस है जहां पर अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं वो एड्रेस, तो वो हमें उसके माध्यम से हमसे कनेक्टिविटी बना सके। कुछ अगर मैसेज है, कुछ फाइल्स हैं, जो भी फोटोज वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं, या हमारे जैसे ऑफिस में काम आने के लिए जितना भी मटेरियल होता है वो ईमेल के माध्यम से होता है, जिसमें सीधा सा प्रोसेस है टू के अंदर के हम अगर हम किसी को भेज रहे हैं
तो उसको सेंड किया जाता है, उसका वो एड्रेस लिखा जाता है टू में। जैसे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में छोटा सा टाइटल होता है कि वो किस प्रकार से हम उसको जो हमारा मटेरियल जो पूरा सब होगा उस ईमेल में, उसका एक छोटा सा प्रारूप देते हैं कि किस प्रकार का ये मटेरियल है। तो और जैसे कि आज अगर मैं आज की जो हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, इसका अगर किसी को मेल भेजना हो तो मुझे एक NYKS ऑनलाइन सेशन और ये डिजिटल लिटरेसी, अबाउट डिजिटल लिटरेसी, एक ही छोटा सा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में ये चीज आ जाती है हमारी। और एक CC भी होता है। CC का मतलब होता है कि जो भी हमारा मटेरियल है, जो हम किसी हमारे जैसे किसी को भेजना है, जैसे मैं तरुण सर को अगर कुछ भेज रहा हूँ, और जैसे हमारे वेदांता फाउंडेशन से ही जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो भी कहते हैं कि वो एक उसकी प्रतिलिपि जो है मुझे भी मिल जाए, तो मैं जो वेदांता फाउंडेशन के जो सर हैं उनका जो ईमेल एड्रेस है वो CC में लगा दूंगा, ताकि उसको जो जितना मटेरियल हुआ वो उन सर को भी वैसा का एज इट इज, जो हमारे बीच में जैसे कि मैंने सर को भेजा वो एज इट इज उसकी कॉपी भी, प्रतिलिपि जो है वो भी उनको मिल जाए CC के माध्यम से। एक BCC भी होता है जिसकी ब्लैंक कॉपी होती है, वो भी अगर हम चाहे तो किसी से शेयर कर सकते हैं। और ईमेल के माध्यम से ये फाइल अटैचमेंट करना, फोटोज वीडियोज वगैरह, काफी सारे मेल्स में अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि वो कितना उसके अंदर में 40 MB का फाइल्स अटैच कर सकते हैं, 20 का कर सकते हैं, वो एक अलग कैपेसिटी होती है। तो जैसे कि अभी उनका भी कैपेसिटी 40 to 45 मिनट्स का है, लेकिन तरुण सर के पास इसका ऑफिशियल जो है पैकेज है लिया हुआ, इनका पे पैकेज है। तो ये अब इसको चाहे मीटिंग को 1 घंटे 2 घंटे, तो वो उसी तरीके से ईमेल में भी काफी सारे पैकेजेस होते हैं कि आप उसकी लिमिट कितना है, आपका जो रैम वगैरह उसका है, जो मेमोरी है वो आप कितनी ले सकते हैं। 2 GB के अराउंड तो शायद फ्री में मिलता है सभी को। तो ईमेल का भी एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि ईमेल जैसे कि अब कोई मेरे को कहेगा कि ईमेल से ही क्यों मैसेज भेजें हम, ईमेल ही क्यों उपयोगी है, व्हाट्सएप वगैरह से तो किसी को भेज सकते हैं, या किसी को जो फोटोज हैं वो और भी तो सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से हम किसी को शेयर कर सकते हैं। तो मैं उन मेरे दोस्तों को कहना चाहूंगा कि एक ईमेल जो प्रोसेस है वो एक अलग, सोशल मीडिया या हमारा और भी जो भी कनेक्टिविटी या किसी से जुड़ने का जो प्रोसेस है उससे बहुत अलग है। ईमेल एज इट इज जो हमारा फाइल है उसी की क्वालिटी में, उसी की स्ट्रेंथ के अंदर में हम जिसको भेजना चाहते हैं उस तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में हम अगर कोई फोटोज हमारा 2 MB का हमने किसी को पिक्चर क्लिक किया और वो सेंड कर रहे हैं, तो वो कंप्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली इन सोशल मीडिया में फंक्शंस आते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाता है और उस फाइल को 200 से 300 KB के अराउंड में उसको बना करके उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ताकि ये एक वर्कलोड होता है। यानी कि जितना अगर हम एक्सेस करेंगे, बहुत से लोगों ने शायद नोट किया होगा कि बहुत जैसे कोई स्पेशल ओकेजन पे, फेस्टिवल पे या कोई ऐसा कुछ पूरे विश्व में कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो सबका नेटवर्क स्लो हो जाता है। किसी ने नोटिस किया होगा आप सभी ने। और वो उसका कारण ये है कि जैसे मैं बताऊं कि आज जैसे मैं हूं और मेरे कैपेसिटी है वजन उठाने की कि मैं अराउंड 20 से 30 kg आराम से उठा सकता हूँ, और मुझे अगर और उसको चल भी सकता हूँ आराम से। मान लीजिए 30 kg मैंने वेट उठाया और आराम से उसको चल रहा हूँ, अगर मुझे कोई अचानक से उस पर 40 kg 50 kg दे देगा तो मेरा जो बॉडी है उसको शायद उसको कंफर्टेबल नहीं होगा उठाने में। अगर मैंने उठा लिया है तो मेरी जो गति थी चलने की वो भी धीरे हो जाएगी। तो आप इस चीज को इसी तरीके से समझे, जो इंटरनेट पावर है उस पर भी अगर जितना यूजर का लोड पड़ता है तो इसकी ही एक वजह होती है कि जिस दिन इंटरनेट आपका जो है स्लो चलता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार तो आधा MB यानी कि 500 KB के आसपास में या 200 KB के जो इमेजेस हम सोशल मीडिया पे ट्रांसफर करते हैं किसी एक दूसरे को, वो भी राउंड राउंड सर्फिंग करते रहते हैं। समझ गए आप। और एक चीज और कह रहा था कि सर्फिंग का जो आपने बताया मैंने कि अभी एक वर्ड आया है, तो सर्फिंग जो है हम जितना एक्सेस कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये एक वर्ड है सर्फिंग करना। इस चीज को सर्फिंग कहते हैं कि जितना हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये कि ये हमारा काम क्या हुआ, सर्फिंग करना इंटरनेट के माध्यम से। तो वो चीज है। बाकी अगर किसी को ईमेल के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हो, जैसे कि मैं कह रहा था, इसके लिए एक स्पेसिफिक ID होना जरूरी होता है। जो हमारा @ जो लगता है ना इसमें ईमेल में, इसके आगे का जितना भी हमारा नेम होता है @ तक, वो ही हमारा ID होता है।
ईमेल आईडी, जिसको हम हमारी आईडी यानी कि पहचान बताते हैं। जैसे आधार में अपना होता है, एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा रोल नंबर हमारी पहचान होता है। तो एक ये जो ईमेल किसी को हम भेजना या किसी से मंगवाना होता है, तो हमारा जो एड्रेस या आईडी जो पहचान है ईमेल की, वो यही है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पे मेरा बताता हूँ कि मेरा नाम जैसे राहुल है, तो राहुल और जिसमें फिर मान लीजिए 123@gmail.com, या मान लीजिए राहुल @yahoo.com। इस तरीके का जो हमारा ये आईडी है, यही मेरी पहचान है। अगर ये आपको मिलेगा तो ही आप मुझे मेल कर पाओगे। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर जो जितनी भी मेल वगैरह की जो साइट्स हैं वो सब इनको फ्री में देती हैं। बाकी जैसे कि किसी को अगर ऑफिशियली इनका चाहिए होता है तो वो एक अलग अलग पैकेज होते हैं, जिसमें आपको यूज करने की कैपेसिटी जो उनकी होती है, मेमोरी होती है, वो ज्यादा मिल जाती है। और जैसे कि चीज और बता रहा था आपको कि इसमें इंटरनेट का भी आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट में भी होते हैं। कहीं पे भी आप जाओ तो हर व्यक्ति को आज जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है, उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि वायरस का, सबसे बड़ा वायरस का इस वजह से डर रहता है क्योंकि वायरस ही एक ऐसी चीज है वो लोग अपने आप जनरेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वायरस बनाते हैं कि वो किसी ना किसी लिंक के माध्यम से जो यूजर हैं उनके वहां तक पहुंचे, और जितना वो यूज कर रहे हैं डेटा है, या मान लीजिए वो जो भी इंफॉर्मेशन अपनी उसमें वेब पे मतलब इंटरनेट के माध्यम से यूज कर रहे हैं, उसको अपना समय दे रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, अपनी क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कहाँ पे अपना डेटा फीड कर रहे हैं, वो सारा उस वायरस के माध्यम से उन तक पहुंचता है। बहुत से वायरस ऐसे भी होते हैं जो आपके पूरा जो प्रोग्राम सेटअप होता है, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, उसको हैंग कर देते हैं। तो ये भी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है कि वायरस भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे आ जाते हैं। बगैर इंटरनेट के माध्यम से कभी भी किसी को भी कोई वायरस नहीं आएगा, या फिर कब आएगा जब आप अपने ही लैपटॉप में किसी दूसरे की डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। दूसरे डिवाइस का मतलब ये है कि जैसे कि ब्लूटूथ से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना, और जैसे कि मैं बात कर रहा था बहुत बार, जैसे कि हम अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भी जोड़ते हैं, तो वो भी एक इसमें प्रोग्राम में है। और कई बार जैसे कि बोला कि फोटो शेयर कर दो, या मान लीजिए कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे एक पिक लगा हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे कि 4-5 फ्रेंड बैठे हुए हैं और अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब इसी में से मान लीजिए कोई 2 फ्रेंड जो अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ करके काम कर रहे हैं, तो इसको भी क्या है, देखो जैसे कि भाई जो ये प्रोसेस होता है हमारा, इसको भी क्या कहते हैं, हम नेटवर्किंग कहते हैं इसको, कि भाई एक दूसरे से हम जुड़ पा रहे हैं या एक दूसरे के कंप्यूटर से हैं, तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग। हमारा जो भी मोबाइल है, या मान लीजिए हमारा, मैं जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मैं अगर किसी और मेरा कोई दोस्त है उससे अगर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो एक क्या है, नेटवर्किंग है हमारा, कि नेटवर्किंग के माध्यम से हम उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, सर्च कर पा रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारा लैपटॉप या सिस्टम में अगर कुछ खराबी आ जाती है, कोई सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं जो इनको सही कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर अगर एरर है तो हम उनसे क्या कनेक्टिविटी बनाते हैं कि हमारा, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनसे हम यहाँ बैठे ही किसी दूसरे का कंप्यूटर भी चला सकते हैं। सिर्फ उसको क्या करना होगा, उस जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर उसके पास में होगा, और फिर एक आईडी और एक पासवर्ड चाहिए होता है। जैसे हम वो उसको लॉगिन करते हैं, उस चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे कलकत्ता में बैठे हो, आप चाहे पूरे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, उस इंटरनेट के माध्यम से मैं आपका पूरा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को नेटवर्किंग। तो ये भी एक बहुत चीज है जिसके माध्यम से हमारा हो जाता है। और जैसे कि मैं एक चीज बता रहा था आपको कि इंटरनेट यूज करते वक्त, जैसे कि शिवानी जी ने बताया था ना कि इंटरनेट के माध्यम से भी फ्रॉड वगैरह, लिंक वगैरह, जंक फाइल्स वगैरह होती है, तो इन वायरस को हम कैसे डिलीट कर पाते हैं। बहुत सारे वायरस तो ऐसे होते हैं जिनको हम एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनसे हम हटा पाते हैं, जो कि शायद कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ पे सॉफ्टवेयर भी हमें बाजार में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी वायरस होता है जिसको हम उनसे नहीं हटा पाते हैं।
तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको फॉर्मेटिंग यही करनी पड़ती है, क्योंकि वो फाइल्स ऐसे ऐसे कोने में जो हमारा हर एक लिंक होता है फाइल्स का, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। जैसे हम किसी चीज को एक्सेस करते हैं, उन वायरस के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो, मैं आज आप लोगों को ये बता रहा था कि डिजिटल जो वर्ड है, छोटा वर्ड है, पूरे वर्ल्ड में समाहित है। जितना आप इसको एक्सेस करेंगे उतनी सावधानी जरूरी है, जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतनी सिक्योरिटी भी जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपना बहुत सा कुछ पा सकते हैं तो बहुत सा कुछ खो भी सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे जंक इसमें लिंक वगैरह आ जाते हैं, हमें पता नहीं हो जाता है। तो इन चीजों के लिए क्या है, हमें वास्तव में जरूरी है कि हम उन चीजों के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह रखें, फॉर्मेटिंग सिस्टम हमारा रखें, ताकि वो जो वायरस वगैरह हमारे उस कंप्यूटर में या हमारा जो भी फोन वगैरह है उसमें हमें ना परेशानी हो किसी भी चीज को लेकर के। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए जो भी है। राहुल, हेलो राहुल जी। हाँ, कुछ मैं जोड़ना चाह रही थी डिजिटल लिटरेसी को लेकर। पहले तो ये समझने कि डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता क्यों है ना? क्यों ये डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, या हम इतने लोगों से इस तरह से जुड़कर बात कर रहे हैं, ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे एटीएम के बारे में नहीं सुनने आए हैं, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। तो उनको एक मैं ये बात बताती हूँ कि ये सही है कि आप सिर्फ एटीएम के बारे में नहीं सुनने आए हैं, और हम भी इनको आपको सिर्फ एटीएम के बारे में डिटेल में नहीं, एटीएम क्या है वो आपको पता है, लेकिन वो कैसे फंक्शन करता है, और बैंक की जो बैंक नेटवर्क है, या हम जब नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें एटीएम हमें लाना ही पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है राहुल जी? हाँ जी, आवाज आ रहा है। हम ठीक है। डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता, पहला तो सबसे बड़ा एक चीज को ये क्लियर करता है, हम हमेशा बोलते हैं वो लिटरेट बंदा है या इलिटरेट बंदा है। जब हम एजुकेशन के तहत जानते हैं तो लिटरेट और इलिटरेट की बात होती है, लेकिन जब आप डिजिटल लिटरेसी में लिटरेट हो जाते हैं, डिजिटल लिटरेसी आप जान लेते हैं, तो आप पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आप लिटरेट है या इलिटरेट है। क्योंकि जो डिवाइस है वो सिर्फ कुछ चीजों को छोड़कर, मैं सारी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मुझे मोबाइल मेरे पास है, और या कोई किसी ऐसे व्यक्ति के पास मोबाइल है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो उसको हम बता सकते हैं कि इस बटन को करोगे तो अनलॉक होगा, इस बटन को करोगे तो लॉक हो जाएगा, और ये नंबर ये चीजें आप करोगे इसमें तो आपको नाम है ये हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में, थोड़ा बहुत आप इसको सीखो पढ़ना, नहीं भी पढ़ना पा रहे हो तो आप कोई कोडवर्ड डाल लो कि हाँ आप इसके थ्रू पहचान जाओगे ये फलाने का नंबर है, ये इसका नंबर है। तो वहां पे इतनी पढ़ाई लिखाई की और चीजों की जरूरत नहीं कि आपको साइन करके बताना है कि हाँ मैं लिटरेट हूँ या क्या हूँ। डिजिटल लिटरेसी में अगर आप लिटरेट हो गए तो आप बहुत सारे कामों को आसानी से खुद से कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, रीड एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। हम जो भी चीजें जैसे मेल के थ्रू या फॉर्म या फिर कोई एप्लीकेशन, ये जो भी हम शेयर हैं वो हम ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू। इसके लिए हमें डाकघर जाना या फिर किसी सिर्फ कुरियर वाले के पास जाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास स्मार्टफोन है का डिवाइस है, हम उसके थ्रू ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा है लर्न अबाउट लेटेस्ट मेथड्स एंड टेक्निक इन एवरी फील्ड। हम क्या है कि अब हमारे पास वो जो डिवाइस है स्मार्टफोन है, हम डिजिटल हम यूट्यूब के थ्रू हम कई सारे स्किल्स को जान सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मेरा शौक है कि मुझे जो अनयूज चीज है जिसका यूज नहीं हो रहा है, प्लास्टिक की बोतल वगैरह, उसको मैं फेंक रही हूँ, अगर मुझे उसका कैसे यूज करना है तो हम यूट्यूब पे जाकर हम उसको सर्च करके कुछ चीजें बनाने को सीख सकते हैं। कई छोटे छोटे बिजनेस प्लान है वो हम इसके थ्रू अवेयर जान सकते हैं। तो कई सारे लेटेस्ट चीज और टेक्निक को हम जान सकते हैं। जैसे पहले फेसबुक चलता था, फिर ये आया व्हाट्सएप आया, फिर ट्विटर आया, तो ये सारी नई नई टेक्नोलॉजी को हम डिजिटल लिटरेसी के तहत सीखते जाते हैं, हमें मौका मिलता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है चीजों को वो तो करने का इसमें बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बस थोड़ी हमें सिक्योरिटी रखनी होती है, अपनी पर्सनल चीजों को हर लोगों को ना बताएं।
बाकी लर्निंग जो है वो न्यू स्किल्स होती है हमारी। हम जो है जब YouTube पे कई सारी ऐसी कुछ ऐसी बातें होती हैं, चाहे हमारा कोई थॉट हो सकता है किसी चीज को करने के लिए या फिर किसी चीज को क्रिएट करने के लिए हमारे माइंड में आ सकते हैं, तो हम इसके डिजिटल के थ्रू भी हम कई सारे आइडियाज ले सकते हैं और हम उस काम को और ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी सिर्फ एक पैसों की लेन देन के अलावा नए स्किल्स को सीखने का माध्यम है, हमें कई सारे चीजों से लिटरेट होने का और अवेयर होने का माध्यम है। ये सारी चीजें कई सारे लोगों से जुड़ने का माध्यम है, उनसे भी सीखने का माध्यम है। सपोज मैं अगर ट्विटर पे चाहूँ तो किसी भी मेरे साथ कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने ट्विटर पे जिन फ्रेंड्स को है या फेसबुक पे उनको डालकर एक क्वेश्चन एक डाल सकती हूँ कि मुझे इसके बारे में बताएं ये क्या है, तो उसके कई सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। ऐसे कॉल करके या फिर किसी के घर जाकर ही आपको वो बातचीत करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। सिर्फ पैसे की लेन देन का हमने बताया इसलिए शुरू में, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी से ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन हुआ आपका, फिर मेल वगैरह आप बता रहे हैं, और फाइनेंशियल बैंकिंग, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो शॉपिंग होती है बहुत ज्यादा इसमें, आप मार्केटिंग स्ट्रक्चर इसका देखिए, तो ये सारे चीज आपको आना चाहिए। आप एक बहुत बड़े माध्यम से डिजिटल लिटरेसी के थ्रू लिटरेट होके अपने स्किल्स को बहुत सारी चीजों से इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं उसमें। आप अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। क्या तरुण जी, इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं आपकी इनसे बात तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। जब मैंने 10th कर दी थी, उस समय कोई उसमें से जैसे इंस्टीट्यूट वाले स्कीम निकालते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको कुछ कोर्सेज वगैरह के लिए, तो उसमें फॉर्म मैंने भरा था, तो उसमें फॉर्म में उसने एक कॉलम था कंप्यूटर लिटरेसी, उसने लिखा हुआ था, उसके आगे उसने लिखा इलिटरेट। तब मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि मेरे माइंड में ये चीज है कि आज से 40 साल पहले 30 साल पहले 10th पास व्यक्ति क्लरिकल जॉब में जाता था, बैंक क्लर्क बनता था और कुछ ऑफिशियल जॉब में जाता था, और ये बंदा लिख रहा है इलिटरेट। इसका मतलब कि कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो हमारी एक डिटेल या हमें वही एक मान्यता या योग्यता दी जाएगी जो अनपढ़ व्यक्ति को दी जाती है। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ मोटिवेशन से काफी कुछ कंप्यूटर में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहा, सीखते रहा। तो मैं इन साथियों से यही कहना चाहूंगा, कंप्यूटर की नॉलेज या वही डिजिटल नॉलेज जो जिसमें सब कुछ तकनीकी की चीजें आ गई, ऑनलाइन कैसे ट्रांजेक्शन करना है से लेकर के ऑनलाइन कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं या हम ईमेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ गई, पर इसको सुरक्षित कैसे किया जाए ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हम लोग जुड़े हैं। चलिए मैम, अब आप कंटिन्यू करिए। जी थैंक यू। जी सर, मैं जैसे कि मेरे दोस्तों को कह रहा था, शिवानी जी ने जैसे शायद मैसेज मैंने नहीं पढ़ा, शिवानी जी ने पढ़ा कि जैसे मेरे कोई दोस्त थे एटीएम के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। मैं मेरे दोस्त को कह रहा था कि आपका जो एटीएम प्रोसेस है ना वो भी डिजिटल है, क्योंकि आपका डिजिटल प्रोसेस इस तरीके से है वो कि आपने अगर कभी देखा हो बैंकिंग से अगर आप नए जुड़े हैं तो शायद अपने पुराने, जैसे मान लीजिए आप अपने माता पिता को पूछें कि एक वो प्रोसेस भी उनको ध्यान रहेगा, जब आप स्लिप भर के और अपने वहां लाइन में लग रहे हैं और अपना कैश विड्रॉल करा रहे हैं, पैसा जमा करवा रहे हैं। आज आपके पास में वो चीज है ही नहीं। आज आपके पास में वो चीज है जिसमें आपने वो एक कार्ड लगाया और आपको पैसा मिल गया जितना चाहा, वो एक डिजिटल का ही माध्यम है। लेकिन दोस्तों मैं चीज और उससे पहले क्लियर कर रहा था कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हमारा जो मतलब क्या है डिजिटल को लेकर के। डिजिटल का मतलब आप ये नहीं है कि आज जो हमारा आज का सेशन हुआ था इसमें आज पता नहीं कोई एक HTTP लैंग्वेज है, CCP लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं, है ना, वो उसके बारे में हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आप लोगों के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग आप क्या कर सकते हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास में जो आप उसको काम में लेकर के अपना जो घर बैठे ही उस चीज को दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया है या मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे मुझे मेरा समय बचा है और मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। आज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी ओर से भी ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिनके अंदर में आज
पहले काफी जैसे कुछ डोनेशन ही ले दिया जाता था जो स्टूडेंट होते थे, आजकल लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह ये उन बच्चों को, स्कूली बच्चों को या कॉलेजों के बच्चे हैं उनको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो उन चीजों को सीखें, उन चीजों को सीख करके उन चीजों को काम में लेना सीखें। आज आपके पास में अगर मोबाइल है तो ये एक डिजिटल चीज ही तो है। आप इसका बेस्ट उपयोग कैसे करें? अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ आपने ये देखा कि वीडियोस देख लिए, गाने सुन लिए, तो ये आपका है। डिजिटल के हाथ में होते हुए भी आपने एक चीज अपना एंटरटेनमेंट किया है। सही उपयोग क्या है? बहुत से, जैसे मैंने शिवानी जी ने फेसबुक, ट्विटर के बारे में बताया, एक चीज मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, बहुत से लोग आपके गांवों तक के ही रहने वाले ऐसे एक्टिव बन गए हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल के माध्यम से ही। आप भी जुड़े हुए हो, लेकिन उनमें और हमें कितना फर्क रह जाता है कि हम हमारे सोशल मीडिया पे हम फोटो शेयर करें हैं। आज कुछ अच्छा सा ग्रीन हुआ, पीछे से एक फोटो लिया, बरसात हुई, फोटो लिया, कुछ खा रहे हैं उसका पिक लिया और हमने पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया को क्या माध्यम इतना ही है? नहीं, बहुत से लोगों ने गांवों में अपनी परेशानियों को डिजिटल के माध्यम से बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उन तक पहुंचाया है, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उन तक पहुंचाई है अपनी समस्या। डिजिटल का सही उपयोग ये है कि बहुत से बात, जैसे मान लीजिए आपने किसी अफसर को अपने यहाँ पे कोई गांव में परेशानी है उसके बारे में बताया और वो अभी तक आपकी उस चीज को, प्रॉब्लम का अपने सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपना माध्यम इतना ही है, सोशल मीडिया, फेसबुक पे अपनी फोटो लगा दी, प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, अच्छे कपड़े पहने, उसका डिस्प्ले कर दिया, काम खत्म। नहीं, हमारे आसपास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है, उनको भी हम वीडियो बनाएं, उसका कुछ फोटो वगैरह हम क्लियर करते कि हाँ भाई ठीक है ये ऐसी प्रॉब्लम है, उसके साथ में हमने वो कैप्शन डाला है कि इस तरीके का ये यहाँ के रहने वाले हैं, इस जगह के हैं और इस तरीके की परेशानी है, हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो। ऐसी इंफॉर्मेशन भी लोगों ने अपने ऑफिस, बड़े बड़े उनके अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, उनके संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, मंत्रियों को, उनको भेजा है और तुरंत उन पे कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा ये चीजें। आज के माध्यम से कहीं पे भी कोई छोटा सा एक वीडियोज होता है ना, जो हो रही घटना, जैसे भी कि एक लेबनान के अंदर में एक वो घटना हुई थी कि आसपास का कितना जो एरिया था लेबनान में, वहां पर अब किसी ने देखा हो तो, जो अरब कंट्रीज में वहां पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, पूरा हम इंडिया में बैठे भी वो वीडियो देख रहे थे। क्या हम में से कोई गया था वहां पे जबकि लॉकडाउन लगा है? यही तो सोशल मीडिया की पावर है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल चीज है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, इन चीजों का सही उपयोग ले। अब इन चीजों में जैसे मान लीजिए सबसे पहले होता क्या है, कंप्यूटर एसेसरीज हो गई, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये इनसे अगर इंटरनेट जुड़ गया तो वो चीज पावर की है। अब वो छोटी चीज नहीं है। कंप्यूटर अगर इंटरनेट के माध्यम से नहीं जुड़ा है तो सिर्फ हम उस पर, हमारा ऑफिस वर्क है, आपका कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है या और भी आप कुछ सीख रहे हैं कंप्यूटर से, वो काम कर सकते हैं। इंटरनेट जैसी चीज के अंदर में जुड़ता है तो आप यूं मानिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ पर क्या हुआ है वो देख सकते हैं। जिसके मैं कुछ उदाहरण जैसे आपको बता ही दूंगा कि जैसे डाउनलोड है, जैसे कि कोई भी चीज अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड हुआ, अगर कुछ अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, जैसे आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं तो वो अपलोड हो गया, ठीक है। सर्च करना, सर्फिंग करना, ईमेल वगैरह, ईमेल के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ईमेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और ईमेल को लोग क्यों चुनते हैं, क्योंकि सेफ जरिया है। ईमेल एक सेफ जरिया है जहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी ऑफिशियल वर्क की जो फाइल्स वगैरह होती है वो ईमेल के माध्यम से ही दी जाती है, क्योंकि उसकी आपको कॉपी या ऐसा एज ए प्रूफ नहीं होता। अगर आपको रिप्लाई मिल गया तो सोशल मीडिया एज इट इज, जितनी मेमोरी की वो फाइल थी वो एज इट इज वहां पर पहुंचती है। बहुत सारा, जैसे आपको गवर्नमेंट ने भी कहा था ना कि डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने कहा, या मान लीजिए हमारे जो भी केंद्र मंत्री जी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, डिजिटल का कैसे था, वोटर आईडी कार्ड आज आपको पहले फॉर्म भर के करवाना पड़ता था, आज आप ऑनलाइन बैठी कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। यही तो डिजिटल की पावर है, समझने की जरूरत है। और जैसे कि मैं आज, आप मान लीजिए किसी भी अनजान जगह के लिए अपने घर से निकलते हैं और लोकेशन मान लीजिए मैंने कोई एक, आप मोस्टली शायद सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो मैं एक बाहर से आने वाला हूँ, आपके सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस मंदिर है जीन माता का, और मुझे वो रास्ता ना मालूम है, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो सीधा सा मैं क्या करूंगा,
मेरे मोबाइल में सिर्फ इंटरनेट है, मेरे पास में सब कुछ है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी से चाहिए नहीं। वो जहाँ पे भी मैंने मैप में गया और उसकी लोकेशन डाली, एज ए मुझे मैप खुद गाइड कर रहा है कि आपको अब यहाँ से इतना लेना है, 200 मीटर से आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, आपको इतने किलोमीटर सीधे चलना है। एज इट इज मैं उस गूगल मैप की मदद से या कोई भी जो मैप है उसकी मदद से सीधा जो मेरा जो लोकेशन था वहां तक पहुंच जाता हूँ। क्या ये डिजिटल का पावर नहीं है? बिल्कुल। ये जो हमारी आवश्यकताएं जिस तरीके से हैं, इंटरनेट आज कर पा रहा है। मैं डिस्प्ले लगा रखा हूँ, आपको ये जो देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे जो आपको पिक्चर लगा है, पूरा आप चीज देख लीजिए, इसमें हर एक चीज है। फोन कॉलिंग हो गया है, आपने एक फोटो देखा होगा जिसमें को एक व्यक्ति अपना आधार कार्ड, अपनी पहचान का पत्र भी लगा हुआ है, उसमें मोबाइल है, शिक्षा का है, शॉपिंग का है, सब इसमें जो मोस्टली सभी चीजें आ गई हैं। ये हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने सर्च किया और हमने उसके बारे में जानकारी ली। पहले ये थोड़ी था कि भाई आज आप मान लीजिए किसी भी चीज की शिक्षा के लिए एक गुरु का होना जरूरी है। स्कूल में जाते हैं, शिक्षा वहीं से लेते हैं, लेकिन आज अगर किसी भी चीज को लेकर के आप डाउट में है या किसी भी चीज को लेकर के हैं तो आपको वो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। और एक चीज ये भी है कि अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सही मिल रही है, उसका तथ्यात्मक रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। उसके लिए आप अपने किसी जो भी आपसे सीनियर है या आप जिनको इसके बारे में अच्छा मानते हैं तो उसके बारे में उनसे पुष्टि करना भी जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पे जानकारी कौन वहां पर अपलोड करता है? हमारे जैसे तो लोग करता है ना। किसी भी चीज के बारे में अगर कोई वहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल रही है, तो वो जानकारी कौन अपलोड कर रहा है वहां पर? हम जैसे व्यक्ति। अब कोई अच्छी जानकारी अपलोड करता है, कोई गलत जानकारी, तो इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए आज मैं एक सर्च कर रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। एक वेबसाइट पे गया, वो कह रहा है कि अराउंड 1.5 अरब के आसपास कोई बोरा रहा है, इसकी पुष्टि क्या है वो भी देखना जरूरी है। लोगों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम उस वहां पर उन चीजों को सही से पकड़ें। ऑनलाइन आज अगर मैंने कहा था कि आज हम अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये भी डिजिटल का ही पावर है। अगर ये नहीं होता तो आज हम नहीं जुड़ पाते एक दूसरे से। बहुत से लोगों ने अपना व्यापार किया है, पूरा अगर लॉकडाउन लगा है तो उन्होंने अपना व्यापार किया है। लॉकडाउन के माध्यम से ये आना जाना सबका बंद हुआ, तो लोगों के माध्यम से क्या था, आप अपने रिश्तेदार से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। आज से अगर ये सोचो कि 10-15 साल पहले था क्या ऐसा कुछ कि हर व्यक्ति के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हाथ में होगी और उन्हें से आप आमने सामने बैठ करके बात कर रहा होगा? नहीं थी ऐसी टेक्नोलॉजी। ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमें इसको सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए डिजिटल का मतलब ये नहीं कि आपने पूरे कंप्यूटर ज्ञानी बन गए हैं, नहीं, और ना ही आपको याद पूरा ज्ञानी बनाने के लिए दिया गया है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, कंप्यूटर की स्टडी अलग होती है। हमारा छोटा सा सिंपल सा एक वर्ड था डिजिटल। डिजिटल क्या है? डिजिटल एक पावर है जो आपके पास में है, उसका सही उपयोग करना जरूरी है, गलत सही आप हाथ में। मैंने जैसे कि अभी सोशल मीडिया का एक उदाहरण देकर के बताया कि अगर आप चाहो तो सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह कुछ ना कुछ करके हमारा टाइम पास कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि सोशल मीडिया में ऐसा माध्यम है, मैं मेरे गांव की परेशानी है, मेरी खुद की परेशानी है। मान लीजिए बहुत बार ऐसे भी केस आते हैं जब किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, गाँव वाले परेशान करते हैं, या मान लीजिए कोई भी वहां पर फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो बहुत से लोगों ने अपना पर्सनल वीडियो बना करके कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ, प्रशासन जो है वो मेरी मदद नहीं कर पा रहा, अपने पोस्ट वीडियो को उनके हायर जो ऑफिसर है उन तक हैं। इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है ताकि उनका जो भी 10 साल से पुराना जो प्रॉब्लम चल रहा था, 20 साल पुराना जो प्रॉब्लम था, शॉर्ट आउट तुरंत के तुरंत। तो ये चीज इंसान का खुद का सोच है कि मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूँ। दूसरा, जैसे कि बात करें मोबाइल बैंकिंग, तो एटीएम कोई चीज नहीं है कि वो आपको एक छोटा सा एटीएम के बारे में बताएं। मोबाइल बैंकिंग भी एक डिजिटल का ही माध्यम है, बैंकिंग, जिसमें हम ट्रांजैक्शन आज घर बैठे ट्रांजैक्शन का पता कर सकते हैं कैसे क्या हो रहा है, बैलेंस जान सकते हैं, और फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनसे भी हमें अवेयर रहना है। दूसरा चीज है कि डिजिटल पे अगर आप आ गए हो तो आपके लिए सेफ्टी होना जरूरी है, और सेफ्टी इस वजह से है कि जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को, जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप लोगों को यूं दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छी जानकारी हूँ, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूँ या अच्छी साइट हूँ, और वो खुद मतलब आप लोगों को
एक लुभावना कह सकता हूँ कि एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आप लोगों को बार बार आकर्षित करे कि बहुत हेलो राहुल। तो मैं ये कह रहा था कि डिजिटल पावर को समझना भी जरूरी है। हमारा बैंकिंग सिस्टम भी जो यही कहता है कि हम डिजिटल पावर है। खुद नहीं देखो ना कि भाई हमारा अगर आज से 10-15 साल पहले पुराना बैंक देखें और आज का एक बैंक देखें, आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बदला किसने? इस डिजिटल पावर ने। और जैसे कि अच्छा जी शिवानी जी बताइए। राहुल, सॉरी मैं आपसे कुछ कहती। अब ये क्विज वाला जो काम है वो हम कर लें, हमारा क्विज भी था ना। जी जी सर, जी तरुण जी सर करेंगे। इसमें मैंने काफ़ी सारी ओके ओके, इंफॉर्मेशन उसके उसके बारे में ठीक सर है शेयर ठीक भी है कर ठीक चुका है हूँ। ठीक है ठीक है। जी सर, तरुण सर। हाँ, जिस लिंक से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तरुण सर की आवाज नहीं आ रही। जिस लिंक से तरुण भी हमारे लॉस्ट हो साथियों ने, गए। हेलो, हाँ अब आ रही है तरुण। हाँ जी, जिस लिंक से हमारे इन साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसी पे जाकर के होगा। मैंने ये दे दिया है लिंक, और इसके बाद मैं हालांकि उस प्रॉपर उस पोस्ट पे पहुंच जाता हूँ। वहां पे आपको सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा किस लिंक में आपको एक क्विज है, एक फॉर्म है, उसमें आप क्लिक करोगे तो सीधा आप को जवाब देके आपको 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जितने साथी हैं, मैं एक बार फिर से वो पूरा कंप्लीट लिंक भी दे देता हूँ, आपको दिया है जी। इसके थ्रू आप लोग अपने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हैं, उसमें से 50% से ज्यादा सही करने पे आपको वो क्विज में आपको 50% से ज्यादा नंबर आने पे एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सर सॉरी, 50% मत कीजिएगा, 80% ऐसे 80, एवं चलिए का 80 कर है, देते हैं, 60 किया था है सो ना। 80 कर देते हैं। ठीक 80 है कर मैम, दीजिए। 80% से ज्यादा मैम ने पेपर बनाया है, तो मैम का थैंक बात मानी जाएगी। 80% से ज्यादा नंबर जिनको आएंगे उनको हम सर्टिफिकेट देंगे कि आपने इस कार्यशाला में भाग लिया। ओके मैम, जी चलिए जी राहुल जी, अब इसको आप वाइंड अप कीजिए, उसके बाद फिर अपन कंप्लीट करके जो गेस्ट हैं उन लोगों से एक बार बात करके जी सर, जी सर। मैं फिनिश करेंगे। इसके बारे में जैसे शिवानी जी, अब आप इसको कंप्लीट करवा दीजिए। आपका स्लाइड था ना 1-2, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा हो गया राहुल। जी 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 सर, तरुण मेरा जो सर। था वो मन, हाँ मेरे तो जी स्लाइड्स हो सर, गए हैं। जी मैं सर। ये कह रही थी कि कुछ लोगों से फीडबैक हमें इस पे दे दें, तरुण जी आप या कुछ और भी लोग इनका रिटर्न चलिए में। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इसमें इतनी अच्छी जानकारियां दी। बीच में मेरे कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इधर उधर हो गया था, माफी चाहता नहीं हूँ कोई उसके लिए। नहीं, बाकी लेकिन नहीं नहीं मैं हमारे जो साथी जुड़े हैं उनमें से कोई अगर बोलना चाहते हैं, हैंड रेज अप कर दीजिए तो आपको हम अनम्यूट कर देंगे। जो भी हैंड रेज करता है, 1-2 साथियों से हम आप लोगों को मौका देना चाहेंगे। और फिर हमारे बीच में दिल्ली से तरुण जी। वॉलेंटियर्स से हमारे बीच में शिप्रा जी हैं, शिप्रा गुप्ता जी। वो आप हम लोगों के बीच में कुछ चर्चा करेंगे। और साथ ही मॉडल कैरियर सेंटर से हमारे बीच में नितिन व्यास जी हैं, उनसे भी हम कुछ समय चाहेंगे। अगर कोई कुछ साथी बोलना चाहते तो एक बार हैंड रेज कर दें। रोहित जी भी थे बीच में, शायद इनका भी डिस्कनेक्ट हो गया था। रोहित जी फिर दिख गए हैं मुझे, तो मैं आपको फिर से रोहित जी आपको मैं ये अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कीजिए, आप तो खुद उसको होस्ट हैं। रोहित जी चलिए, वेदांता फाउंडेशन की ओर से जो नंदग्रह प्रोजेक्ट चल रहा है उनसे इंचार्ज रोहित जी हमारे बीच में हैं। तो रोहित जी आप कुछ कहेंगे? हाँ रोहित जी, आप शुरू करिए। तरुण, हाँ हाँ तरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। व्यू नहीं है, आप चाहें व्यू दे। सबसे पहले तो पूरी टीम को मैं
मैं अभी रास्ते में हूँ, थोड़ा सा मैं चलिए ठीक है, मतलब बीच चलिए रास्ते कोई में, ना। इसलिए मैं मतलब मैं वॉइस पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ चलिए तो सर। टीम को धन्यवाद कि एक बहुत अच्छा सा जान सबसे पहले तो टीम हम रोहित जी आवाज नहीं आ पा लिटरेसी रही में आपकी। बहुत सारी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो, हाँ अब सही आवाज आ है, रही है? अब सही है, अब बोलिएगा। हाँ हाँ। मैं तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप और एक नॉलेजफुल सेशन था जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई थी, खासकर डिजिटल लिटरेसी में, जिसमें मोबाइल के बारे में और मेल्स, ईमेल्स है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है। तो हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। आगे भी सेशंस करते रहेंगे। अरुण जी धन्यवाद आपका, और जो को होस्ट है उन सबको भी एक बार पुनः धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रोहित जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा शिप्रा जी को। शिप्रा गुप्ता जी यूएनवी से हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, जो मैनेजमेंट एसोसिएट। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनवाईकेएस एंड एनएसएस, वो संभालते हैं, और इन लोगों की गाइडेंस में, दिल्ली की टीम्स की गाइडेंस में हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा शिप्रा मैम को कि आपने पिछले वाले थैंक यू तरुण। इतनी मेरे को फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मेन रिसोर्स पर्संस तो ये सारे थे जिन्होंने हमें हेल्प किया, इतना गाइड किया। शिवानी जी, राहुल, रोहित, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड गिविंग गाइडेंस इन सब बच्चों को। पर मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगी कि जो आज का टॉपिक था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको हम जितना जल्दी समझ सकें और शिप्रा जी आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए, अनम्यूट सॉरी, करिएगा। हाँ जी हाँ जी। मैं बोल रही थी कि ये जो टॉपिक था आज का, ये बहुत नीड ऑफ द आवर है कि आज की डेट में, आज की दुनिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक दो चीजें बोली भी गई कि बहुत सोशल मीडिया का यूसेज सिर्फ फोटोग्राफ डाल के अपने आप को शोकेश करना नहीं है, बल्कि बहुत बहुत उससे बड़ा है। तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। एंड आई एम श्योर आप सब इतने यंग हैं कि आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और एक बार आप यूज टू हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड में मेरे को एक बार भी किसी भी चीज के लिए बाहर जाना पड़ा। सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे थे। तो आई एम श्योर ये सब आपको भी उतना ही हेल्पफुल हो सकता है एक बार अगर आप यूज टू हो जाएंगे तो। Thank you so much. Thank you to all the resource person, and thank you Tarun for arranging all these for your youth, for making them aware. It is very important. Thank you so much. थैंक यू शिप्रा। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच नितिन जी हैं, नितिन व्यास जी, जो मॉडल कैरियर सेंटर से हैं, जो युवाओं को रोजगार दिलवाने का कार्य करती है भारत सरकार की तरफ से। तो उनसे मैं कुछ समय चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने विभाग की गतिविधियों के बारे में भी कुछ हल्का सा प्रकाश डालें, ताकि यूथ जुड़ चुके हैं। और युवा साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ आने वाले कुछ दिनों में इनके विभाग के तरफ से एक रोजगार मेला भी करवाया जा रहा है ऑनलाइन, जिसमें देश भर की कुछ कंपनियां होंगी। तो उस बारे में भी नितिन जी अगर कुछ डिटेल दे दें तो बच्चों को कुछ यूजफुल रहेगी ये चीज। नितिन जी। नहीं नितिन जी आवाज नहीं आई अभी आपकी। नितिन जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप बोलिएगा। ईयरफोन में या तो कोई इश्यू है, आपका साउंड नहीं आ पा रहा है। I think वो ऑफलाइन है, नहीं वो है, है नहीं ऑनलाइन है, ऑनलाइन। दिख रहे हैं मुझे, बट आवाज नहीं आ रही है उनकी। आप सीधा फोन से ट्राई कर लीजिए। चलिए तब तक मैं युवा साथियों को बता दूं, मैंने चैट में एक लिंक दिया है, और साथ ही आप लोगों को जहां से इनवाइट किया गया होगा लोगों का, जिन्होंने भी आपको किया, चाहे ये वेदांता वालों, ह्यूमना वालों ने किया, या हमारे एनवाईकेएस से किया, चाहे यूथ युवा मदद से जहां से भी इनवाइट हुआ, तो आपके पास ये लिंक हम कोशिश करेंगे फिर से पहुंच जाए। इस पे आप जहां आपने रजिस्टर किया था वहीं पे हमने उसके लिए क्विज का डाला है। उस क्विज से मैम ने जैसे बताया 80% से ऊपर नंबर अगर आप लेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन इश्यू कर देंगे। दूसरी चीज,
ये नितिन जी का कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है नितिन जी आप आ रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मैं हल्की सी ब्रीफिंग कर दूंगा। नितिन जी के कुछ नेटवर्क में ही शायद प्रॉब्लम हुई थी। ब्रीफिंग में ये करना चाहूंगा, अभी उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि उनके विभाग के द्वारा एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। चलिए नितिन जी आ गए हैं, शायद फोन से जुड़े। वो रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं जिसमें वो जयपुर वगैरह कई ऑर्गेनाइजेशंस की कई जगहों के लिए उनके पोजीशंस हैं, ऑनलाइन ही होना है। नितिन जी तो आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं मॉडल कैरियर सेंटर की वेबसाइट के थ्रू, जो एनसीएस पोर्टल है भारत सरकार का। हाँ नितिन जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। अनम्यूट करिएगा पहले। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। हाँ तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी साथियों का जो इस वेबिनार के थ्रू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये वेबिनार हो रही है उसमें बहुत सारे अपने युवा साथी हैं। उन लोगों के लिए एक जानकारी है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एनसीएस पोर्टल के नाम से। इस प्रकार से ये जो वेबिनार आपकी डिजिटल लिटरेसी पे थी, तो आज का जो ज़माना है वो डिजिटल एक युग है और इसमें बहुत सारे अपन एप्लीकेशन चाहे अनचाहे में भी इंस्टॉल अपने सेल में कर लेते हैं या लैपटॉप में कर लेते हैं और कई उसमें अच्छे प्रॉफिट के लिए रहते हैं, अपने लिए फ़ायदे के लिए रहते हैं, लेकिन परंतु बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं है यूज़ के, लेकिन किसी भी एंगल से देखें तो उसको कर सकते हैं। इसी की कड़ी में जब अपने को एक मौका मिल रहा है कि कुछ अच्छे ऐप्स या अच्छी वेबसाइट जो है उनको सर्च करें जिससे अपने को कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ ज्ञान मिल सके और जो अपने फ्यूचर के लिए भी काम आ सके, तो उसी के अंदर ये एनसीएस पोर्टल जो है इसको आप एज ए वेबसाइट की तरह ओपन कर सकते हैं ncs.gov.in के द्वारा, या जो लोग पीसी या लैपटॉप से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं वो इसका एक ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाके नेशनल कैरियर सर्विस डालेंगे तो एक ऐप आपको मिल जाएगा। ये भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट और लेबर डिपार्टमेंट का ऐप है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रोजगार से रिलेटेड, क्योंकि आज का जो युवा है वो हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी से अच्छी जॉब हो, और आप अभी जो कोरोना की महामारी है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्राइसिस आ गए हैं, इसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स की दिक्कत हो गई स्पेशली। और इस पोर्टल के द्वारा आप देखेंगे तो इसके ऊपर आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव जॉब्स है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने naukri.com वगैरह पोर्टल है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, इस टाइप के पोर्टल के बारे में सुना होगा, देखा होगा, यूज भी किया होगा। वो सारे के सारे पोर्टल जो है वो प्राइवेट पोर्टल है। ये जो पोर्टल है ये एक भारत सरकार का पोर्टल है, ऑथराइज और वैलिड पोर्टल है। इसके ऊपर जॉब्स है, आपको कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके ऊपर सारे। और कुछ जो एम्प्लॉयर अगर इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अंदर आज की तारीख में पूरे भारत के 1 करोड़ 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा जो जॉब सीकर है वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। आप जुड़ने के बाद में इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपना प्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर अपडेट कर लें, और प्रोफाइल में आपके 10th 12th क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, जो कुछ भी है आप एक बार उसमें सारा कुछ डाल दें। अपना डालने के बाद में ये पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके लिए जॉब सर्च करेगा और आपको एक नोटिफिकेशन हर हफ्ते मिल जाएगा कि ये जॉब्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, और उसके बाद में आप ऑनलाइन ही इसमें जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे कैंप जो है हमारे, पहले मैं एक्चुअल में रोजगार कार्यालय में हूँ तो आपने सुना होगा, पहले हम लोग फिजिकली रोजगार मेले लगाते थे, लेकिन अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है उस प्रकार को देखते हुए फिजिकली संभव नहीं हो पा रहा है, तो अभी सारे के सारे डिजिटल या ऑनलाइन जॉब फेयर हो रहे हैं। तो इसमें आपको दो बहुत सारे तरीके हैं। तो इस एनसीएस पोर्टल के ऊपर ही आपको देखेंगे, अगर आप इसको पोर्टल को देखेंगे तो हर दिन लगभग पूरे भारत में 50 से 60 रोजगार मेले हो रहे हैं। तो जिस प्रकार की अभी जो सिचुएशन है उसमें एक रोजगार देने का काम इस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है,
तो आप, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना पंजीयन इसके ऊपर जरूर करवाएं। और अभी 9 से 11 तारीख तक हमारा 3 दिवसीय जो है वो ऑनलाइन जॉब फेयर है, जिसका लिंक मैंने तरुण जी को दे दिया है। वो आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होंगे उनमें शेयर कर लेंगे। और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उससे जुड़े और अपनी भागीदारी निभाए। और दूसरे अलावा जो मेरे साथी कई लोग इसमें अगर कोई पढ़ रहा है तो आपको कैरियर से रिलेटेड, अगर कोई एजुकेशन लोन चाहिए तो एजुकेशन लोन से रिलेटेड, किसी को अगर स्कॉलरशिप, अलग अलग गवर्नमेंट की, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो अलग अलग मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स स्कीम है, उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। कोई स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहने का मतलब ये एक पोर्टल है जो अपन कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाला है। इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है, जॉब सीकर के लिए है। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप कौन सा कोर्स करें। कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी इसमें काउंसलर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन उनका मार्गदर्शन ले सकते हो। इस पोर्टल की सारे के सारे जो फीचर्स है और सारी की सारी जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं है। जब अपन अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो एक ऐसा ऐप कर लीजिए जो आपको रोजगार, जो आपको आजीविका चलाने में काम आएगा, जो आपको रोजगार दिलवाने में काम आएगा। और कम से कम आप उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो डे बाय डे जॉब फेयर वगैरह हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर का, कि आपने टाइम दिया और मुझे अपनी बात रखने का। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पंजीयन इसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर जरूर करें। और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है या इस पोर्टल से रिलेटेड कोई समस्या है तो इसका एक टोल फ्री नंबर, आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो 180004251514 करके एक टोल फ्री नंबर है। आप कभी भी सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल युग में बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो कम से कम अपने को वो वेबसाइट या वो ऐप्स यूज़ करने चाहिए जो वैलिड है, ऑथराइज है और जहाँ पे किसी तरह की कोई अपने को एक नुकसान होने की संभावना कम रहती है। तो इसी में ये भारत सरकार का ऐप है पोर्टल, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें और इसको आप रेगुलरली अपडेट करते रहे अपना प्रोफाइल, जिससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समय समय पे मिलती रहे। थैंक यू। धन्यवाद नितिन जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको भी, और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमें अपना समय दिया और अपने पूरी जोश के साथ हमारे युवा साथियों को जोड़ा। और युवा साथी अभी भी देख रहा हूँ मैं 44 लोग अभी भी पूरा, जैसे हम लोग 3 बजे का समय था, 2:30 बजे से लोग आने लग गए, तो करीबन 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया, फिर भी अभी 44-45 लोग रेगुलरली जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, बस उम्मीद यही है कि हम किसी न किसी तरीके से युवाओं के लिए कुछ कर सकें, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकें और करते रहें। चाहे वो एक पेड़ लगाने का काम हो, चाहे किसी सड़क की या कोई आम रास्ते की सफाई का काम हो, चाहे वो काम ऐसा हो कि आप कुछ समाज के लिए नहीं तो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने खुद की हेल्थ के लिए कर रहे हैं। आप अभी जैसे भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम एक प्रोग्राम शुरू किया गया है फिट इंडिया के तहत, फिट इंडिया फ्रीडम रन। आप खुद 60 मिनट एक्सरसाइज करें, दौड़े भागे कुछ करें, आप अन्य लोगों को मोटिवेट करें, ग्रामीणों को, अपने साथियों को, बुजुर्गों को कहें कि कुछ नहीं हो सके, दौड़ सकते हैं दौड़िए, चल सकते हैं चलिए, जितना वॉक करें, कुछ ना कुछ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ काम करें। कुल मिला के देखिए, जैसे हम लोग भी बैठे रहते हैं, बैठे बैठे काम करने में उलझ जाते हैं, तो सुबह आधा घंटा 1 घंटा ऐसा निकाल के अपनी बॉडी में एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आदमी के शरीर में व्यायाम या एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटीज नहीं होंगी तो कोई ना कोई बीमारी लगेगी, शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा, और इलाज करवाने जाएंगे तो पॉकेट का बैलेंस बिगड़ेगा। तो सबसे बेटर है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। हमारी कोशिश रहती है, देखिए अगर यूं कहें कि चलिए, कई लोग सोचते हैं इनका तो काम है ये कर रहे हैं, हाँ हमारा काम है, उसमें हमें है यूथ के साथ कुछ एक्टिविटी करनी है। उसके लिए फिक्स पैरामीटर बना के सरकार ने दिया, आपको 3 ये प्रोग्राम करने, 5 ये। इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके लिए, चाहे मैं जुड़ रहा हूँ, चाहे हमारे जो टीम में अन्य साथी जुड़े हैं, जिसमें रोहित जी ने वहां से अपनी ह्यूमाना की टीम जुड़ी थी, नंदग्रह का प्रोजेक्ट उनकी टीम जुड़ी,
ये उन लोगों को या हमको किसी ने सरकार की तरफ से या अपने विभाग की तरफ से या डिपार्टमेंट ने किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये प्रोग्राम करवाना ही है। हम ये सोचते हैं कि यूथ के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना हम करें। तो बस वही उम्मीद रहती है कि आप लोग भी जितना कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर सकते हैं वो करें, और कहीं भी किसी भी प्रकार का सहयोग या गाइडेंस की जरूरत होती है आपको, तो जिन भी व्यक्ति के जरिए आप जुड़े हैं तो वो आप उनके साथ जुड़ करके रहे और एक्टिविटी में उनकी मदद करते रहें, उनकी मदद लेते रहें। आप खुद को डेवलप करेंगे, देश को भी डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एक से अनेक का फॉर्मूला चलता है। एक बंदा डेवलप हो गया तो सबको डेवलप करता जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी चल गई है ये वेबिनार। उम्मीद है हम लोग आगे जुड़ते रहेंगे। मैंने एक आपको लिंक इसमें दे दिया है वेबसाइट का, वहाँ आपका वो सर्टिफिकेट का लिंक होगा, और उस वेबसाइट में आप बहुत जल्दी हम लोग एक चीज और करने वाले हैं, जो डेली एक्सरसाइज चाहे आधा घंटा 1 घंटा करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी एक 2 महीने का ऐसा कैंपेन हम शुरू करने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन में, कि आप अपनी जो किसी भी मोबाइल ऐप से कितने कदम दौड़े, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की, वो डालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली डेली जो सबसे टॉप में होंगे, टॉप 3 किलोमीटर चलने वाले, टॉप 3 कैलोरी बर्न करने वाले लोग, ऐसे लोगों को हम अपनी वेबसाइट में फोटो वोटो की तरह, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की है तो थोड़ी फोटो वोटो लगा करके उनको मोटिवेट किया जाएगा। जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ देश के लिए करते रहिए, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद। मुझे लगता है अब मैं इसको क्लोज कर देते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं चैट में। वैसे क्वेश्चन कोई आया नहीं था, कुछ लोगों के मुझे बस यही अपनी एडवर्टाइजमेंट से कर रहे थे, उन्हें तो मैंने हटा दिया। मैंने हालांकि इसमें आपको मॉडल कैरियर सेंटर वाला और हमारी इस क्विज का दोनों लिंक दे दिए। एक बार 2 मिनट में ऑफलाइन नहीं होता हूँ, आप वहां से कॉपी करके उसको ले सकते हैं। एक दीपक कुंदू जी कुछ कहना चाहते हैं, तो दीपक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा और बोल सकते हैं आप। दीपक जी, दीपक जी आप बोल सकते हैं, बोलिए। तो साथियों फिर मुझे
लगता है सभी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। आप लोगों ने दोनों ही लिंक नोट कर लिए होंगे, एनसीएस की उस वेबसाइट का भी कॉपी कर लिया होगा, और साथ ही हमारा जो आपका सर्टिफिकेट वाला लिंक है वो भी उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आप उसमें क्विज में अपना पार्टिसिपेट करें। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, इसी तरह जुड़ के रहिएगा और आगे भी हम एक्टिविटीज करते रहेंगे। थैंक यू।